Question number 4. From the following extracts taken from the balance sheet of the company on 31st March and the additional information provided, you are required to calculate. So first point में कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो, सेकंड में कैलकुलेट करना है फाइनेंसिंग का, इसलिए हमें दोनों ही फॉर्मेट बनाने हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। पर्टिकुलर में लिखा हुआ है सर इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, एसपीआर, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स और उसके नीचे कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है। अच्छा जी, हम सबसे पहले हमारा ऑपरेटिंग में देखो, इन फाइनेंसिंग में तो कोई सीक्वेंस होता ही नहीं है, जो मर्जी आइटम पहले लिखो, पहले शेयर लिख लो या पहले डिबेंचर लिख लो या पहले डिविडेंड लिख लो या पहले इंटरेस्ट लिख लो। हमें ऑपरेटिंग में सीक्वेंस ध्यान रखना पड़ता कि पहले यही आइटम आ, क्योंकि हमारे चार चार आंसर आने हैं। सबसे पहला काम हमारा होगा तो ऑपरेटिंग में प्रॉफिट ढूंढना कि प्रॉफिट करंट ईयर का कितना होगा। तो देखिए जी 2018 में हमारे पीएनएल में 4 लाख रुपए पड़े हुए थे, 2019 तक हमारे पीएनएल में 8 लाख रुपए हो गए, तो मतलब हमने करंट ईयर में 4 लाख रुपए अर्न करा। प्रॉफिट फॉर द ईयर 4 लाख, प्रॉफिट फॉर द ईयर 4 लाख। 4 लाख कैसे आया? 8 लाख ईयर एंड में और 4 लाख ईयर की बिगिनिंग में। इस साल में करंट इनकम है वो 4 लाख। उसके बाद सर हमें क्या करना होता है, हमें डिविडेंड और टैक्स वगैरह ऐड करना होता है, वो जब मिलेगा तो कैलकुलेट करेंगे। लास्ट इंफॉर्मेशन क्या लिखी है पढ़ते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन। प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड ऑन 31st मार्च 19। सर इस बार डेट दे रखी है, वरना हमें अजम्पशन नॉट प्रेजम्पशन अजम्पशन लगानी पड़ती है कि डिवेंचर कब या प्रेफरेंस शेयर कब रिडीम हुए होंगे, बिगिनिंग या एंड मंथ के। इस क्वेश्चन में क्लियर कट इंफॉर्मेशन है, तो अजम्पशन वाली बात खत्म हो गई। 31st मार्च 19 को रिडीम हुए हैं 5% के प्रीमियम पे, 5% के प्रीमियम पे प्रेफरेंस शेयर रिडीम हुए हैं। प्रेफरेंस शेयर ऊपर देखिए कितने थे, प्रेफरेंस शेयर लास्ट में कितने थे 2 लाख, अब कितने रह गए 1 लाख। कितने रिडीम हुए 1 लाख। पेमेंट कितनी हुई होगी 1,05,000। बेटे भाई प्रेफरेंस शेयर 1 लाख के रिडीम हुए, 5% प्रीमियम दिया तो 1,05,000 रुपए दिए होंगे। फाइनेंसिंग एक्टिविटी रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, वन लाख तो है और 1 लाख का 5%। ब्रैकेट लगाना है कि नहीं? लगाना है सर। रिडम्पशन हो रही है प्रेफरेंस शेयर की, तो पेमेंट हो रही है, आउटफ्लो है, ब्रैकेट लगेगा। जो रिडम्पशन पे 5% का प्रीमियम दिया ये लॉस होता है, ये लॉस पीएनएल से राइट ऑफ हो गया होगा, इस वजह से प्रॉफिट घट गया होगा। अब इसको ऐड करते हैं, लेकिन अभी इसके तुरंत बाद ऐड नहीं करना, क्योंकि तुरंत बाद तो सिर्फ 3 आइटम आती हैं सर, डिविडेंड, रिजर्व और टैक्स। ऐड फिर 5 लाइन छोड़ने के बाद प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस। ये 5 लाइन क्यों छोड़ी समझो इस बात को कि सर इस प्रॉफिट में अभी मुझे सिर्फ डिविडेंड, टैक्स और रिजर्व ऐड करना है, ताकि मेरा पहला आंसर आ सके प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके बाद ये पीएनएल वाले आइटम ले लिए, मेरे को डेप्रिसिएशन हो गया, लॉस हो गया, इसलिए मैंने यहाँ पे गैप छोड़ा हुआ है, तुरंत इसके बाद ऐड नहीं कर सकता मैं इसको। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 5,000 रुपए का लॉस है सर, इससे प्रॉफिट कम हो गया होगा, लेकिन ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग नहीं है, इसलिए इसको ऐड बैक करना है।
आगे लिखा है कि डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स वाज पेड एट द रेट 8%। सर इक्विटी शेयर साल की स्टार्टिंग में 20 लाख के थे और ईयर एंड में ये 30 लाख के हो गए। इशू करेंगे रिडीम करें? इशू करें। तो सर 20 लाख में तो डिविडेंड पक्का देना। ये जो 10 लाख के और डिवेंचर इशू सॉरी इक्विटी शेयर इशू करें इस पे डिविडेंड देना है कि नहीं देना है क्वेश्चन मार्क। तो सिंपल लोन की तरह समझिए कि हमने पब्लिक से शुरुआत में ही पैसा ले लिया, पूरे साल पैसा इस्तेमाल करा है, तो उस पे इंटरेस्ट मतलब एक शेयर पर डिविडेंड देंगे। अगर साल के बिल्कुल एंड में हमने शेयर इशू करे तो पूरा साल पैसा इस्तेमाल करा ही कहां, फिर डिविडेंड नहीं देंगे। ठीक है, अगर डेट नहीं दे रखी हो तो असम्पशन है, असम्पशन जो मर्जी मान सकते हो आप, बिगिनिंग और एंड दोनों में अलग आंसर आएगा, लेकिन दो आंसर सही हो। हालांकि इसमें डेट दे रखी है, पढ़ें आगे। देखा फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर वाज डन ऑन 1 अप्रैल 18। ये जो नए वाले शेयर हैं ये साल के शुरू में ही इशू हो गए थे, तो इन पे डिविडेंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा? डेफिनेटली मिलेगा सर, पूरा साल पैसा इस्तेमाल किया तो मतलब टोटल 30 लाख पे डिविडेंड मिलने वाला। कितना परसेंट है जी? 8%। 10 लाख पे क्योंकि हमने साल की शुरुआत में ही इशू कर लिए शेयर, पूरे साल पैसा इस्तेमाल किया उनका, उनको बदले तो मिलेगी। ठीक है, इक्विटी डिविडेंड या डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर, लैंग्वेज में कोई रिजिडिटी नहीं है कि यही लैंग्वेज होनी चाहिए। ब्रैकेट लगाने का मन है कि नहीं? लगाना है। डिविडेंड पे कर रहे हैं सर, आउटफ्लो है। डिविडेंड पे कर रहे हैं तो आउटफ्लो है, पैसा जा रहा, ब्रैकेट लगे। डन जी। और कहीं लिखना है इसको? ऑपरेटिंग में ऐड, ऑपरेटिंग में ऐड किया जाएगा सर। ये प्रॉफिट कम हो गया होगा इस वजह से, इस वजह से प्रॉफिट कम हो गया होगा, इसलिए अब ऐड बैक कर रहे हैं, क्योंकि ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ही नहीं, ये तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी। प्रेफरेंस डिविडेंड के बारे में कुछ ना लिखा हो तो ऐसे केस में प्रेफरेंस डिविडेंड पे करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। नहीं करते हैं। अगर प्रेफरेंस डिविडेंड के बारे में कुछ ना लिखा हो तो ऐसे केस में हम प्रेफरेंस डिविडेंड पे नहीं करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि इक्विटी डिविडेंड पे करना है, तो ये बहुत बड़ी हिंट दे रही है हमको कि सर इक्विटी का डिविडेंड नहीं पे हो सकता बिना प्रेफरेंस को डिविडेंड दिए, इसलिए हम प्रेफरेंस को डिविडेंड दे रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में अगर इक्विटी डिविडेंड नहीं होता तो प्रेफरेंस डिविडेंड भी नहीं देते। ध्यान रखिए बात। यस। चलिए अब प्रेफरेंस डिविडेंड जो देना है, स्टार्टिंग में 2 लाख के प्रेफरेंस शेयर थे और ईयर एंड तक आते आते 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर रह गए। तो सर ये वाले 1 लाख तो पूरे साल रहे, इस पे तो डिविडेंड पक्का देना। अब ये जो इसमें से हमने माइनस के 1 लाख कर दिए, रिडीम कर दिए, इस पे डिविडेंड देना कि नहीं देना, यहां क्वेश्चन मार्क। जो हमने रिडीम कर दिए, सिंपल सी बात सर, मेरे पे लोन अगर पूरे साल रहा तो पक्का उस पे इंटरेस्ट दूंगा। अगर मैंने लोन चुका दिया इस साल तो उस पे इंटरेस्ट दूंगा कि नहीं दूंगा, ये डिपेंड करता है लोन चुकाएगा। साल की शुरुआत में ही लोन चुका दिया तो मैंने पैसा इस्तेमाल ही नहीं करा, नहीं दूंगा इंटरेस्ट। साल के बिल्कुल एंड में लोन चुकाया तो मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये लोन चुकाना है तो फिर रिडीम करना मतलब लोन चुकाना। साल की शुरुआत में ही रिडीम कर दिए थे तो फिर डिविडेंड नहीं देना, पूरा साल पैसा इस्तेमाल किया फिर रिडीम करे तो डिविडेंड देना पड़ेगा। इसमें डेट मेंशन है सर, देखा प्रेफरेंस शेयर वर रिडीम्ड ऑन 31 मार्च 20, मतलब पूरा साल हमने पैसा इस्तेमाल किया उसके बाद रिडीम करा, तो डिविडेंड देंगे कि नहीं देंगे इसको? देंगे डेफिनेटली। तो 1 लाख प्लस 1 लाख टोटल 2 लाख पर ही डिविडेंड देना। ये 10%। और कहीं पे लिखना सर,
तो जैसे प्रेफरेंस इक्विटी डिविडेंड से प्रॉफिट कम हो गया होगा, इसी तरीके से प्रेफरेंस डिविडेंड की वजह से भी प्रॉफिट कम हो गया होगा, इसलिए हम इसको ऐड बैक करना। सर अगर डेट नहीं लिखी हुई तो अजम्पशन बिगिनिंग एंड दो मर्जी मान सकते हैं, दोनों में अलग आंसर आएगा पर दोनों आंसर सही होंगे। इक्विटी वाले भी कर सकते हैं, डेट दे रखी है उसके लिए। नहीं पता है। एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम्स में जनरली यही देखा गया है कि डेट हमेशा दी होती है, मतलब बच्चों को एग्जाम में कंफ्यूजन ना रहे, एग्जामिनर को दो आंसर चेक करने की हेडेक ना रहे, तो 99% केस में एग्जाम में डेट मेंशन होती है बिगिनिंग या एंड। रेयर सिचुएशन होती है, ऐसे रेयर सिचुएशन कि डेट मेंशन नहीं है, उसके बाद आपके पास पूरी अथॉरिटी है, आप बिगिनिंग माने या एंड माने, नोट जरूर देकर के आए। नोट आपके क्वेश्चन में लिखे हुए हैं मैंने, पढ़ सकते हैं जी आगे। चलिए, तो हमने जब पूरे क्वेश्चन के अंदर टैक्स वगैरह तो कहीं नहीं है, तो हमारा पहला आंसर आ गया है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बताइए कितना आया? 6,60,000। 6,60,000 ये हमारा पहला आंसर आ गया है जी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ऑपरेटिंग में टोटल 4 आंसर आते हैं, पहला आंसर आया। इन्वेस्टिंग फाइनेंस में एक ही आंसर आता है, वो फाइनल आंसर होता है। बढ़े जी आगे। तो एडिशन इंफॉर्मेशन से जो जो इंफॉर्मेशन निकल सकती है सब कुछ कर लिया हमने, ऑपरेटिंग में भी कर लिया, फाइनेंसिंग में भी कर लिया। अब स्टार्टिंग से आते हैं, इक्विटी शेयर 20 लाख से 30 लाख के हो गए, क्या लगता है इशू करें कि रिडीम करें? इशू करें। कौन सी एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। शेयर एसएफ के अंदर आता है ना, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, 10 लाख रुपीस आए। अभी लिखता नहीं, आगे बढ़ते हैं। प्रेफरेंस शेयर 2 लाख से 1 लाख के रह गए, रिडीम करें 1 लाख। एसपीआर नील से 1 लाख हो गया, क्या लगता है क्या हुआ होगा? शेयर इशू में मतलब इक्विटी शेयर जब इशू करे थे ना, तो 10 लाख रुपए नहीं 11 लाख रुपए मिले थे। ये मतलब एसपीआर इंक्रीज होने का सिर्फ एक ही रीजन हो सकता है, शेयर या डिवेंचर इशू करे हो प्रीमियम में। डिक्रीज होने के तो 5 रीजन होते हैं, आप लोगों को पता है। यूसेज ऑफ एसपीआर, ये हमने थ्योरी क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, टर्म 1 में 5 यूज होते हैं इसके। तो डिक्रीज होने की तो 5 वजह हो सकती है, इंक्रीज होने की सिर्फ 2 वजह होती हैं, शेयर या डिवेंचर इशू होना प्रीमियम। क्वेश्चन में सर डिवेंचर की तो कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि डिवेंचर कितने थे कितने नहीं है, तो इसका मतलब डेफिनेटली इक्विटी शेयर इशू है, वही प्रीमियम पे इशू। इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, $30 लाख माइनस $20 लाख प्लस $1 लाख। ब्रैकेट लगाना है कि नहीं? एट प्रीमियम लिख दीजिए यहाँ पर। इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स एट प्रीमियम, 30 लाख माइनस 20 लाख मतलब 10 लाख का शेयर इशू हुए हैं, 1 लाख के प्रीमियम पे इशू हुए हैं, टोटल 11 लाख रुपए आया है। इनफ्लो है इसलिए ऐड कर रहे हैं। बताइए ऑपरेटिंग में क्या करना? ऑपरेटिंग में कुछ भी नहीं करना सर। क्यों नहीं कर रहे? डिविडेंड में तो करा, इसमें क्यों नहीं कर रहे? तो सुनिए ध्यान से, डिविडेंड की वजह से प्रॉफिट घट गया होगा इसलिए ऐड करके रिवर्स कर रहे हैं। लेकिन शेयर इशू करना ये तो पीएनएल में आता ही नहीं, इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा होगा प्रॉफिट पे, इसलिए इसको रिवर्स नहीं कर रहा। ठीक है जी। तो ऐसा नहीं कि मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी से इनडायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं तो सारी की सारी इन्वेस्टिंग लिख दो, सारी की सारी फाइनेंसिंग लिख दो। हमें देखना पड़ेगा किसका इंपैक्ट पीएनएल पे पड़ा, उसी को रिवर्स करना है। जैसे कि मशीनरी परचेज इन्वेस्टिंग में आता है, तो ऑपरेटिंग में कुछ भी नहीं करना, आपको रिवर्स नहीं करना, क्योंकि मशीन की परचेज पीएनएल में आती नहीं है। इसकी वजह से प्रॉफिट लॉस में कुछ इंपैक्ट पड़ा ही नहीं होगा, इसलिए रिवर्स नहीं करना। तो इक्विटी शेयर वाले में क्यों आएगा? मतलब डिवेंचर पे भी तो होगा। डिवेंचर की इंफॉर्मेशन नहीं है क्वेश्चन में, डिवेंचर इशू है। क्या वो होती तो उस पे भी, तो फिर किसी न किसी एक पर होता। इनका डाउट ये है कि सर जो प्रीमियम है एसपीआर का 1 लाख रुपए, ये आपने कैसे माना कि शेयर पर ही हो सकता है, डिवेंचर पर हो? तो पहली बात तो क्वेश्चन में डिवेंचर की इंफॉर्मेशन है नहीं कि डिवेंचर पहले कितने थे अब कितने हुए, इशू हुए कि नहीं हुए।
दूसरी बात, अगर होगी तो उसका क्वेश्चन मेंशन करे कि ये हमने शेयर प्रीमियम पे इशू करें, डिबेंचर प्रीमियम पे इशू करें। ये मान लीजिए एक एक्सेप्शनल सिचुएशन देख लीजिए। सर मान लेते हैं ये सिचुएशन है 2018 2019, इक्विटी शेयर 10 लाख 15 लाख, डिबेंचर 5 लाख 6 लाख, एसपीआर 2 लाख और 3 लाख। अब सर एसपीआर 1 लाख रुपए बढ़ा तो मतलब शेयर या डिबेंचर इशू करने का प्रीमियम मिला होगा। इसमें शेयर भी इशू हो रहे हैं, इसमें डिबेंचर भी इशू हो रहे हैं, तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में हिंट दे रखी होगी कि एसपीआर किस पर है, शेयर पे कि डिबेंचर पे। मान लेते हैं एक्सेप्शनल सिचुएशन कि कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं दे रखी, तो ऐसे केस में सर किस पर माने? तो मानने की जरूरत है क्या आपको? आप लिखो इशू ऑफ शेयर 5 लाख, इशू ऑफ डिबेंचर 1 लाख, एसपीआर रिसीव्ड 1 लाख, अलग अलग लिख दो। वो मैंने पहले क्वेश्चन में कराया था कि जो प्रीमियम है इसको आप सेपरेट नोट कर सकते हो। जैसे इसमें भी इशू ऑफ इक्विटी शेयर 10 लाख, एसपीआर रिसीव्ड 1 लाख, ऐसे अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, इस वाले केस में एसपीआर किसका मानेंगे आप, शेयर पे कि डिबेंचर पे? क्योंकि सर डिबेंचर तो इशू हुआ ही नहीं, डिबेंचर तो रेडी हुआ है, पक्की बात है शेयर पर ही प्रीमियम होगा। ठीक है, चलिए तो हमने इक्विटी शेयर कर लिया है, प्रेफरेंस शेयर कर लिया है, एसपीआर कर लिया है, पीएनएल कर लिया है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। क्वेश्चन में तो सर गिवन होगा ना, मतलब कि जैसे डिबेंचर की टाइप पे रिडीम करे तो रिडम्पशन पे प्रीमियम दिया है। हां, रिडम्पशन प्रीमियम तो मेंशन होगा ना। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर लास्ट ईयर पे करा 80,000, इस साल पे करा 1 लाख। बताइए जी कितना लेना है इस साल वाले? 1 लाख। अभी सर ये बैलेंस शीट की आइटम नहीं है, ये पीएनएल की आइटम है। लास्ट ईयर इंटरेस्ट पे किया था 80,000, इस ईयर इंटरेस्ट पे किया है 1 लाख, तो हमें करंट ईयर की इंफॉर्मेशन लेनी है। ब्रैकेट लगाना है कि नहीं? लगाना है। यस सर। और कहीं भी आएगा? यस सर। डिबेंचर इंटरेस्ट की वजह से, डिबेंचर इंटरेस्ट की वजह से प्रॉफिट घट गया होगा, इसलिए बढ़ा है। डिबेंचर इंटरेस्ट 1 लाख। कितना? इसमें 20,000 क्यों नहीं आया ये बताइए। सर पिछले साल का इंटरेस्ट 80,000 है, इस साल का इंटरेस्ट 1 लाख, तो इस साल पे कितना करा है? 1 लाख। ठीक है, तो बैलेंस शीट की आइटम होती है उससे चेंज पता लगता है, पीएनएल की आइटम तो कंप्लीट फुल ईयर की होती है। तो उसको स्टैंड नहीं करा था इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को ऊपर वाले में प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स से पहले लेस होता है डिबेंचर की, बाद में होता मतलब एक्सपेंस की 7 हेडिंग होती हैं, उन 7 हेडिंग में जो 5वीं हेडिंग है वो फाइनेंस कॉस्ट की, उसके अंदर डिबेंचर इंटरेस्ट आता है, उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक का काम पीएनएल में होता है, उसके बाद का काम सेकंड नोट टू अकाउंट सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस, इसके अंदर होता है। तो हमें यहाँ पर जो लेना है पहले वाले स्टेप में, वो आइटम लेनी है जो सेकंड नोट में होती है, रिजर्व में ट्रांसफर करना, डिविडेंड पे करना, ये सारा काम। उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाता है, मतलब हम लोग पीएनएल पे अब आए हैं, पीएनएल के आंसर पर आए हैं अभी, इसमें आए हैं पीएनएल के आंसर पे, फिर पीएनएल की आइटम को रिवर्स करते जा रहे हैं। अब तो ये डिबेंचर इंटरेस्ट पीएनएल में आता है, इसलिए इसको यहाँ ले रहे हैं, यहाँ नहीं ले रहे। ठीक, चलिए ये कितना आंसर आ गया जी? 7,65,000। इस क्वेश्चन में सर कोई वर्किंग कैपिटल की इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई करंट एसेट नहीं दे रखी, कोई करंट लायबिलिटी नहीं दे रखी, ना कोई टैक्स दे रखा है, तो यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 7,65,000, क्योंकि कोई वर्किंग कैपिटल नहीं है, कोई टैक्स पेड नहीं है, यही हमारा फाइनल आंसर है। फाइनेंसिंग में सारे काम खत्म हो गए जी।
इक्विटी शेयर इशू हो गया, प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो गया, दोनों पे डिविडेंड दे दिया और डिवेंचर इंटरेस्ट पे कर दिया, सब कुछ खत्म हो गया जी। बताइए क्या आंसर लग रहा है? पॉजिटिव आ रहा? यस। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसका पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया, इसको हम इन्वेस्टिंग से कंपेयर करते हैं हमेशा डिसीजन लेने के लिए। जैसे इन्वेस्ट फाइनेंसिंग में अगर प्लस आ रहा, मतलब हमने इस साल लोन या शेयर ज्यादा लिए हैं, तो इन्वेस्टिंग में नेगेटिव होना चाहिए, तो ठीक है। अगर इन्वेस्टिंग में नेगेटिव नहीं है और यहाँ पॉजिटिव आ रहा है तो गलत है, पैसा आया तो लगाया था। तो इसमें पॉजिटिव या नेगेटिव ये मतलब डिसीजन फैक्टर नहीं होता कंप्लीट सिंगल अमाउंट को देखते हुए, ऑपरेटिंग सिंगल फैक्टर होता है, ये अमाउंट पॉजिटिव ही होना चाहिए। भाई देखो ये पॉजिटिव दोनों सही है ना। तो मान लीजिए नेगेटिव आ रहा है, फाइनेंसिंग नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब हमने लोन चुकाया, शेयर रिडीम करें, हम पे कर्जा कम हो रहा, तो अच्छी बात है, तो नेगेटिव होना अच्छा है। अगर पॉजिटिव आ रहा मतलब हमने लोन लिया है साल, शेयर इशू करें, तो अगर पॉजिटिव है तो अच्छा है कि नहीं है, ये डिपेंड करता है, इन्वेस्टिंग भी देखो पहले, ठीक है। कोई डाउट पूछ सकते हैं जी, अदरवाइज क्वेश्चन नंबर 5 पर आ रहे हैं। क्वेश्चन 5 के लास्ट में लिखा हुआ है कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। बनाएंगे जी दो फॉर्मेट, एक ऑपरेटिंग के लिए और एक इन्वेस्टिंग के लिए। बढ़े यस सर। The following balances were extracted from the balance sheet of the company. Fixed assets दे रखी है जी 40 लाख, less accumulated depreciation 5 लाख, तो उसकी वैल्यू बची 35 लाख। बैंक बैलेंस दिया है, अदर करंट असेट्स दे रखी है, मतलब बैंक के अलावा बाकी की सारी करंट असेट्स, डेटर आ गए, स्टॉक आ गया, प्रीपेड एक्सपेंस आ गया, करंट लायबिलिटी 5,50,000। द नेट करंट लायबिलिटी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ना होना तो हम इसे क्रेडिटर प्रिज्यूम करते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी करंट लायबिलिटी हमारी क्रेडिटर होती है, कुछ मेंशन ना हो तो। नेट प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन टू 3 लाख रुपीस, डेप्रिसिएशन के बाद का नेट प्रॉफिट 3 लाख रुपए। The company provided for depreciation 160 during the year this, इस साल का depreciation 160। During the year 13-14 कंपनी ने परचेज करी है जी मशीन 4 लाख रुपए की, तो लिख दो इन्वेस्टिंग में तुरंत, मशीन 4 लाख की खरीदी है। परचेज ऑफ मशीन रेडी लगाना है कि नहीं? यस सर। आफ्टर डेफिनेटली लगाना। ऑपरेटिंग में किधर आएगा? नहीं है, ऑपरेटिंग में नहीं आएगा सर। मशीन की परचेज करना है, ये पी&एल में आता ही नहीं है, इसकी वजह से ना प्रॉफिट घटा होगा ना प्रॉफिट बढ़ा होगा, इसलिए रिवर्स करने का मतलब ही नहीं। इट सोल्ड अ मशीन कॉस्टिंग 1 लाख, एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन 35 फॉर 75। मुझे बताइए सेलिंग प्राइस कौन सा? 75। मुझे बताइए 1 लाख और 35 और इन तीनों में से कैश वाला अमाउंट कौन सा? 75। कौन सी एक्टिविटी?
इन्वेस्टिंग सेल ऑफ मशीन, $75 रेट लगाना है कि नहीं? मुझे बताना प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ? सर 1 लाख की एसेट और 35 का डेब्ट, मतलब इसकी बुक वैल्यू बची 65। तो एक 65 वाली मशीन हमने 75 में बेची, 10,000 का प्रॉफिट हुआ। इस प्रॉफिट की वजह से प्रॉफिट बढ़ गया होगा, आप घटा देंगे। 3 लाइन छोड़ने के बाद गेन ऑन सेल ऑफ मशीन 10,000, ये लेस कर रहे हैं। 3 लाइन क्यों छोड़ी है सर अगेन? क्योंकि ऑपरेटिंग में सीक्वेंस होता है, हमें पहले प्रॉफिट फॉर द ईयर लिखना है, फिर उसके 3-4 बाद आइटम है अवॉइड करनी है, जैसे रिजर्व, डिविडेंड, प्रोविजन और टैक्स, फिर बैलेंस आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर उसके बाद ऐड किया जाता है, लेस किया जाता है। करंट असेट्स बैंक बैलेंस के अलावा और करंट लायबिलिटी 31 मार्च 14 की दे रखी है, 11, 30 और 8 लाख। शुरू में जो दे रखी थी अदर करंट असेट, वो कौन सी डेट की थी? तो स्टार्टिंग में दे रखी थी अदर करंट असेट 8 लाख रुपीस, वो कौन सी डेट की थी? 1 अप्रैल 13 की। और अब जो दे रखी है करंट असेट, वो कौन सी डेट की है? 31 मार्च 14 की। तो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है बेसिकली। मुझे बताओ अदर करंट असेट जो है वो इंक्रीज हुई है कि डिक्रीज हुई है? इंक्रीज इन करंट असेट्स कितनी इंक्रीज हुई है ये बता फटाफट। 3,30,000। ब्रैकेट लगाना है कि नहीं? ये वाला आंसर, ये वाला कब लिखोगे ध्यान है हमें, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, इसके बाद आना है। तो इन लाइन कैप छोड़ते हुए आप लिख सकते हो, तो इन लाइन कैप छोड़ते हुए आप लिखते रहेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। प्रैक्टिकली एग्जाम में या घर पे ऐसे ही करना पड़ता है, क्वेश्चन छोड़ छोड़ के लाइनिंग, क्योंकि हम पहले एक आइटम ढूंढने पूरे क्वेश्चन के, तो आपको क्वेश्चन पूरा 6 बार रीड करना पड़ेगा। पूरा क्वेश्चन रीड करोगे, फिर एक आइटम मिलेगी यहाँ की, फिर क्वेश्चन रीड करोगे, फिर आइटम मिलेगी यहाँ की, इसमें छूटने के रिस्क रहते हैं। सबसे बेस्ट होता है कि आइटम पढ़ी, जो चीज जहां नहीं है वहां लिखी, लाइन छोड़ के एग्जाम में अगर आपने ऐसा लाइन छूटी बीच में तो कोई दिक्कत थोड़ी। करंट लायबिलिटी साल की शुरुआत में कितनी थी? 5,50,000। करंट लायबिलिटी शुरुआत में थी 5,50,000, अब कितनी है ईयर एंड में? 8 लाख। इंक्रीज हो गई, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। ब्रैकेट लगाना है कि नहीं? करंट लायबिलिटी का पॉजिटिव बड़े दो आप आगे एडीएलएस लिखना है कि नहीं लिखना है आपकी इच्छा है। ब्रैकेट और अदर जो बिना ब्रैकेट के अमाउंट है ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, फिर भी आगे एडीएलएस लिखना ऑप्शनल है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट कौन सी एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ब्रैकेट लगाना है कि नहीं? इन्वेस्टमेंट सर एनसीए के अंदर आता है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट होती है, उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो जाती है। इनफ्लो है, पैसा आ रहा है, इसलिए ब्रैकेट नहीं लगेगा। ऑपरेटिंग में भी लिखना है क्या? नो सर। बिल्कुल लिखना है, क्यों नहीं लिखना? इंटरेस्ट मिल रहा है इन्वेस्टमेंट पे, ये हमारी इनकम होती है, प्रॉफिट बढ़ गया होगा इस वजह से, लेकिन ऑपरेटिंग नहीं होता। पी&एल में कहां आता है? अदर इनकम में आता है। कॉस्ट में कैसा आ जाएगी इनकम? इनकम में तो कितना आसान है आपके पास कि सब दो ही इनकम होती है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और इनकम लेस इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 15,000 लेस इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 15,000। तो सर प्रॉफिट के लिए कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हमको वाले इन्फॉर्मेशन से काम कराना पड़ेगा। प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन 3 लाख।
अच्छा, क्वेश्चन में डिविडेंड नहीं है, क्वेश्चन में टैक्स नहीं है, क्वेश्चन में रिजर्व नहीं है, ये जो 3 लाख रुपए आ रहा है क्वेश्चन में जो गिवन है, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही हो गया, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर टैक्सेशन नहीं है, क्वेश्चन के अंदर डिविडेंड नहीं है, क्वेश्चन के अंदर रिजर्व नहीं है, इसलिए ये जो प्रॉफिट दे रखा है 3 लाख रुपीस का, यही प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, यही प्रॉफिट बिफोर टैक्स। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर दे रखा है, इसलिए ऐड नहीं करा। ये चीज डेप्रिसिएशन में तो ऐड होता है, ऑप्शन ऐड करेंगे, यहां इसके बाद करेंगे ना ऐड, यहां पर नहीं करेंगे ना। वो तो सही है, तो भी करना। ऊपर जो आता है वो तो रिजर्व, डिविडेंड और टैक्स, 3 चीजें आ रही हैं, बस 3 चीजें नहीं। और डेप्रिसिएशन करंट ईयर का 160 है जी, एड डेप्रिसिएशन 1,60,000, डेप्रिसिएशन की वजह से प्रॉफिट घट गया होगा, इसलिए उसे ऐड बैक करना पड़ता है। इन्वेस्टिंग में प्लस करना है कि माइनस करना है? कुछ नहीं करना सर, ये तो नो फ्लो, तो नॉन कैश ट्रांजैक्शन इन्वेस्टिंग में नहीं आएगा, ऑपरेटिंग में भी लिख रहे हैं क्योंकि इससे प्रॉफिट घट गया होगा, इसको रिवर्स करना है। सर मशीन के रिगार्डिंग क्या क्या आ सकता है? परचेज आ सकती थी, परचेज लिख ली, सेल आ सकती थी, सेल लिख लिया, प्रॉफिट लॉस था, प्रॉफिट लॉस लिख लिया, डेप्रिसिएशन लिख लिया, कुछ भी नहीं बचा इसका भी, खत्म क्वेश्चन। जो परचेज रहती है वो है ना, बैलेंस शीट पूरा करके आती है आपको, कुछ में दे रखी हो तो परचेज मतलब जो गिवन है। हां, पता है कितना आंसर हुआ इन्वेस्टिंग का? सर 310,000। ब्रैकेट में आ रहा यस सर। कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। नेगेटिव आना अच्छा है कि खराब? अच्छा है, अच्छा है। अच्छा है सर, पैसा लगाया जा रहा है और शेयर्स और मशीनें खरीदी जा रही है और बिल्डिंग खरीदी जा रही है, जितना खरीदो उतना अच्छा है। दूसरा आंसर बताइए, ऑपरेटिंग का पहला आंसर है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो कि 3 लाख क्वेश्चन के अंदर गिवन था। सेकंड आंसर बताएं, ये 3 इसमें से डेडक्शन ऐड करना है आपको और इंटरेस्ट और गेन लेस करना। 4,35,000। 4,35,000 ये हमारा दूसरा आंसर आया है। इसका पूरा नाम है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसका पूरा नाम है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। कैश बैंक का ये आप कैश है बैंक तो कैश मिल रहा है ना, कैश ट्रांजैक्शन नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन में क्योंकि टैक्सेशन नहीं है तो अब जो हमारा आंसर आने वाला है वो फाइनल आंसर आने वाला है। बताइए कितना है? 3,35,000। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। 2 मिनट लगाएंगे, क्वेश्चन पूरा देख लें, आंसर देख लें। क्वेश्चन में आइटम पढ़ो, सोचो कि कहाँ नीचे चाहिए थी आंसर के अंदर और फिर चेक करो वहीं लिखी है नहीं। सर क्वेश्चन में हो जाएगा, टाइम लग जाएगा, फिर दोनों चेक करनी पड़ेगी, इन्वेस्टिंग में कहाँ है और उसमें ऑपरेटिंग में कहाँ है। अब जो अगला क्वेश्चन पढ़ोगे उसमें तो तीनों काम करना है। तो ऐसे पूरा टाइम मतलब 20-30 मिनट 10 मिनट चल जाएंगे। नहीं, 10 मिनट के अंदर अंदर क्वेश्चन हो जाएगा। जब आप इसके 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर चुके होंगे आपको हर आइटम ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा कि कौन सा आइटम कहाँ है। सर क्वेश्चन कितने मार्क्स का आया था? 6 मार्क्स के आसपास का आता है और एक क्वेश्चन में 3 एक्टिविटी करनी होती है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। इन जनरल तो ऐसा आता है, लेकिन हर 4-5 साल में एक आध बार ऐसा हो जाता है कि क्वेश्चन ऐसा, जैसे मैंने अभी कराया ना, इसमें फुल फ्लेज नहीं है, कंप्लीट 2 एक्टिविटी मांगी, ऐसा क्वेश्चन आ गया, या एक एक्टिविटी मांगी क्वेश्चन ज़्यादा दे दिए, या 2 अलग क्वेश्चन बना दिया, ऑपरेटिंग वाला क्वेश्चन, इन्वेस्टिंग वाला क्वेश्चन बना दिया। ऐसा कभी कभार होता है 4-5 साल में एक आध बार, वरना जो ट्रेंड में है वो कंप्लीट कैश फ्लो स्टेटमेंट जो हमने स्टार्ट ही नहीं करा था। ये क्वेश्चन के अंदर 3 एक्टिविटी होती है, 6 नंबर का, लेकिन 10 से 12 मिनट में इजीली हो जाता है, टाइम ज़्यादा नहीं लगता है इसका। अभी आपको शायद ज़्यादा लग रहा है, 10-15 वर्ष की प्रैक्टिस कर लोगे तो सारी चीज़ अपने आप याद होगी, क्योंकि आइटम सारे रिपीट है ना, कोई नई आइटम तो आनी नहीं,
11th 12th ग्रेजुएशन में जो सबसे बेस्ट चीज है आप लोगों के लिए वो ये है कि आप जो क्वेश्चंस कर रहे हो वही क्वेश्चंस आए। प्रोफेशनल कोर्सेज में यही चीज टफ है कि एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो ऐसा होता है जो हमने लाइफ में कभी नहीं पढ़ा। अमाउंट की एडजस्टमेंट ऐसी होती है। सीए में बहुत बार न्यूज में ऐसा आता है कि आधे घंटे के बाद आधी क्लास खाली होती है पेपर में। क्वेश्चन ऐसा आया कि समझ में नहीं आया कहाँ से क्वेश्चन आ गया, कहाँ से पेपर आया, ऐसा भी होता है। ये तो बहुत इजी है 11th 12th में बीकॉम में। ये सब जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं डेफिनेटली सिर्फ अमाउंट चेंज होना है। एडजस्टमेंट एक भी ऐसी नहीं मिलती जो हमने कभी नहीं पढ़ी। रीड कर लिया जी सभी ने? फुल फिल क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं जी। नीचे टॉपिक दे रखा है प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसमें ग्रीन कलर से 4 लाइनें लिखी हुई पढ़ने के बाद लिखा हुआ अगर कोई टेंजिबल एसेट इंक्रीज हो रही है, जैसे मशीन 10 लाख से 12 लाख की हो गई तो बढ़ने का इंक्रीज हो सकती है परचेज, ऐसे लिखा हुआ एज्यूम परचेज। इसमें लिखा हुआ आगे नेक्स्ट लाइन में इफ टेंजिबल एसेट डिक्रीज, एसेट मशीनरी 10 लाख रुपए से घट के 8 लाख रुपए की रह गई, 2 लाख रुपए की कम हो गई, तो क्या एज्यूम करना? डेप्रिसिएशन एज्यूम करना, सेल नहीं। भाई दोनों चीजें हो सकती हैं सर, एसेट घटने के दोनों वजह होती हैं, डेप्रिसिएशन भी और सेल भी। लेकिन डेप्रिसिएशन हर साल लगता है, सेल रेयरली होती है, इसलिए हमारा जो प्रिजम्पशन है वो डेप्रिसिएशन। ये ऑप्शनल नहीं है, अजम्पशन कंपलसरी है। ठीक है, ये नहीं कि मर्जी है कि मशीन घट रही है तो मैं डेप्रिसिएशन मान रहा हूं कि मैं सेल मान रहा हूं, ऐसा ऑप्शन नहीं। ठीक है, नीचे थर्ड लाइन अगर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है तो बढ़ने का सर एक ही वजह हो सकती है परचेज। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट घट रही है तो डेप्रिसिएशन नहीं माना, कि उल्टा क्यों है? एसेट में तो ऐसा नहीं था, इन्वेस्टमेंट में ऐसा क्यों है कि डेप्रिसिएशन नहीं मान रहे, सेल मान रहा? इन्वेस्टमेंट तो डेप्रिशिएट होती है। इन्वेस्टमेंट इज अ नॉन डेप्रिसिएबल एसेट। ये तो ना शेयर्स पुराने हो गए तो वैल्यू कम होगी, मैं नहीं लूंगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स की कोई मार्केट वैल्यू घटती नहीं है, कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगता, कोई वेयर एंड टियर नहीं होता। ठीक है, सर मार्केट वैल्यू तो नीचे गिर सकती है। मार्केट फ्लक्चुएट करती है, लेकिन डेप्रिसिएशन थोड़ा बोलेंगे उसको। अच्छा, पेज नंबर 226 पे आ जाइए, 226। ये वाली कंप्लीट फॉर्मेट कैश फ्लो स्टेटमेंट का, जिसमें एक ही क्वेश्चन के अंदर हमें 3 एक्टिविटी करनी है। तो देखिए स्टार्टिंग कैसे हो रही है। स्टार्टिंग में लिखा है कि पर्टिकुलर्स में कैश फ्लो का ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग का सारा आंसर पढ़ चुके हैं, तो फाइनल आंसर ऑपरेटिंग का आया कैश फ्लो फ्रॉम या यूज्ड। सेकंड कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, ये आंसर कंप्लीट हुआ। थर्ड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, ये आंसर कंप्लीट हुआ। उसके बाद क्या करना है, ये देखो तो लास्ट 3 लाइन है क्या, ध्यान से देखो। मान लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी सॉल्व कर ली हमने, ये आंसर आ गया 2 लाख। उसके बाद हमने इन्वेस्टिंग सॉल्व करी, 5 आइटम लिखी। सर लास्ट वाला ऑपरेटिंग ये बता दो। हाँ लास्ट चौथा आंसर ऑपरेटिंग का, ऑपरेटिंग का चौथा आंसर 2 लाख। इन्वेस्टिंग का आंसर 1 लाख। फाइनेंसिंग करी हमने और इसका आंसर आया मान लीजिए 4 लाख। मतलब क्या मतलब ऐसा कि सर ऑपरेटिंग की वजह से इस साल हमारा कैश बढ़ा 2 लाख, इन्वेस्टिंग की वजह से हमारा कैश घटा 1 लाख, फाइनेंसिंग की वजह से हमारा कैश बढ़ा 4 लाख। टोटल कैश कितना बढ़ा? 4 + 2 6 -1 5 लाख। इसे क्या बोलेंगे? नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। हमारा कैश पूरे साल में एक्टिविटी इतना बढ़ा, ठीक। अच्छा उसके बाद देखिए ऐड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। साल की शुरुआत में कैश कितना था? मान लीजिए 2 लाख रुपए था। तो हम क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि हमारा इस साल 5 लाख कैश बढ़ा है और 2 लाख पहले से, साल के एंड में कितना होना चाहिए? 7 लाख। क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सर फुल फ्लेज क्वेश्चन में बड़ी अच्छी बात है, बड़ी आसान बात है कि हमारा आंसर सही है कि नहीं पता लगता। क्वेश्चन में जो 7 लाख आंसर आया ना, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। तो लास्ट टाइम पढ़िए, तीन में क्या लिखी है लास्ट टाइम इसी में। थर्ड लास्ट टाइम क्या लिखी है? नेट इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश इक्विवेलेंट। मल्टीप्लाई तो डिक्रीज लिखेंगे। ऐड ओपनिंग कैश इन कैश इक्विवेलेंट, लास्ट क्लोजिंग में। तो लास्ट की 3 लाइनें फिक्स रहेंगी।
लास्ट की 3 लाइनें हमारे आंसर के अंदर रिजर्व है, यही 3 लाइनें हैं। पेज 229 पर आ गया 229 फिर आपने ये बस केवल इक्विवेलेंट। इसमें देखना जी ओपनिंग कैश कैश इक्विवेलेंट कितना है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है 229 पेज पे 35,000। सब इस बाकी से कंफर्म करें। यस सर। दिख रहा है सबको असेट्स के अंदर, यस करंट असेट्स के अंदर तीसरी आइटम और प्रीवियस ईयर वाली फिगर 2016 वाली फिगर 35,000 और क्लोजिंग वाला कितना है 28। तो घट रहा है मतलब हमें पता है कि सर मुझे यहाँ 35 लिखना है, यहाँ 28 लिखना है, इसका मतलब है यहाँ पर -7,000 आना चाहिए। तो साल के स्टॉक में 35,000 रुपए कैश था, साल के अंत में 28,000 रुपए कम हो गया ना, मतलब तो तीनों एक्टिविटी का ऐड करके -7,000 रुपए आना चाहिए। हमें ऑलरेडी एडवांस में पता है। तो मान लीजिए अगर आपका आंसर ठीक नहीं आ रहा तब तुरंत चेक कर सकते हो गड़बड़, एक अच्छी चीज हो गई। मैक्सिमम केसेस के अंदर जो मिस्टेक होती है वो ऑपरेटिंग में होती है, मिस्टेक फाइनेंसिंग ठीक रहता है। तो बहुत बच्चे ये भी ट्रिक करते हैं 5,000 10,000 और 3,000। मान लीजिए कि हमारा आंसर आ रहा है 35 20। अब 5 - 10 ये हो गया माइनस का 5 प्लस 3 ये हो गया माइनस का 2, है ना। और ऑपरेटिंग मिस्टेक फाइनेंस को ऐड करके मैं माइनस का 2 आ रहा है, लेकिन यहाँ तो माइनस का 7,000 तो मतलब 5,000 रुपये गड़बड़। अब ठीक हो गया, ठीक है। एग्जाम देखो ये चांस वाली चीज है, एग्जामिनर है जल्दबाजी में है सर, टाइम को नहीं है डिटेल में चेक करने का। उसने हमारा ऑपरेटिंग मिस्टेक फाइनेंस के तीनों आंसर देख लिया, फाइनल मैच कर रहा है, ठीक है जी। हमें तो ये वाला क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है, उसकी हेल्प से हमने ये वाला अमाउंट निकाल लिया। अब माइंड में फिट होनी चाहिए बात, ये तीनों एक्टिविटी को ऐड करके यही आना चाहिए। पहले तीनों एक्टिविटी कंप्लीट सॉल्व कर लो अपने माइंड से, कैलकुलेशन से, एडजस्टमेंट से, फिर तीनों को ऐड करके देखो कि वही आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो चेंज ऑपरेटिंग में करके आना, क्योंकि इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग इन जनरल सही होता है, उसमें चांस गलती होने के कम होते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई। चलिए अच्छा, टेस्ट में आप घर पे कैसे करना है आपको क्वेश्चन, कॉपी के दोनों पेज लेना और पहले वाला पेज पूरा ऑपरेटिंग के लिए छोड़ दीजिए, अगले वाले पेज में सबसे ऊपर इन्वेस्टिंग और हाफ पेज के बाद फाइनेंसिंग और लास्ट की 3 लाइनें जो लिखी होगी। सुना घर पे कैसे करोगे आप? पहला पेज दोनों आगे पीछे वाला मत करना, बात पलटना पड़ेगा पेज, आगे पीछे वाला पेज लेना, पूरा पेज ऑपरेटिंग का, लेफ्ट साइड वाला, राइट साइड वाला, सबसे ऊपर इन्वेस्टिंग, हाफ पेज के बाद फाइनेंसिंग, सबसे लास्ट में 3 लाइन। तो ये क्वेश्चन के अंदर सारा कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन कई बार लेंदी आता है, कई बार छोटा आता है, हो सकता है एग्जाम में हालांकि एक ही पेज में हो जाए आपका, लेकिन उसका लेंदी आता है बीच में काटना पड़ेगा। तो सेपर सेट ऐसे ही करके चलो, एग्जाम में भी, टेस्ट में भी, कॉपी में। ठीक है जी, चलिए बनाते हैं फॉर्मेट। हेडिंग है हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट। फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017। हमारी पहली हेडिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये पहला पेज है। सेकंड पेज पर आ गई हमारी सेकंड हेडिंग है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, मैंने हाफ पेज छोड़ दिया। हमारी तीसरी हेडिंग कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज,
हाँ सीक्वेंस है, बिल्कुल सीक्वेंस है। कई बच्चों को ऐसा कंफर्टेबल लगता है इस तरह मैं तो पूरा ऑपरेटिंग करूंगा पहले, तो खत्म हो जाएगा, उसके बाद इन्वेस्टिंग स्टार्ट करूंगा, उसके बाद फाइनेंसिंग स्टार्ट करूंगा। आपको ऐसे कंफर्टेबल आप ऐसे कर सकते हैं घर का एग्जाम। मेरे अकॉर्डिंग तीनों इकट्ठे बनाया जाए और एक क्वेश्चन को सिर्फ एक ही बार रीड किया जाए तो टाइम सेविंग होगी। हम आइटम पढ़ेंगे, वो जहां जाएगा उसे तुरंत वहीं में लिख देंगे, इससे क्वेश्चन रीड हमें सिर्फ एक बार करना पड़ेगा। अगर आप सोचो पहले ऑपरेटिंग ही कंप्लीट करूंगा उसके बाद इन्वेस्टिंग में आऊंगा, तो आपको एक क्वेश्चन 4-5 बार रीड करना पड़ेगा। और लास्ट की 3 लाइन, सबसे लास्ट की लाइन या भी आप हाथ के हाथ अभी लिख देंगे सेकंड पेज के लास्ट में, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 28,000 closing cash and cash equivalent 28,000. Second last line, add opening की फुल फॉर्म लिखने को एग्जाम में CEC मतलब क्या ना, opening cash and cash equivalent 35,000. इस साल कैश इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? डिक्रीज। तो हमारा थर्ड लास्ट लाइन है, net decrease in cash and cash equivalent 7,000 bracket. Third last line, net decrease in cash and cash equivalent 7,000 bracket। हमारे एडवांस में पता है कि तीनों एक्टिविटी के आंसर ऐड करने के बाद 7,000 रुपीज आना चाहिए। जितने भी कैलकुलेशन करेंगे सर हम इनर कॉलम में करेंगे और सीधा फाइनल आंसर ही आउटर कॉलम के अंदर लिखेंगे। ऑपरेटिंग का सिर्फ चौथा आंसर, इन्वेस्टिंग का तो एक ही आंसर होता है, फाइनेंसिंग का एक ही आंसर होता है। मतलब टोटल 6 अमाउंट होंगे आउटर कॉलम में, ऑपरेटिंग का आंसर, इन्वेस्टिंग का आंसर, फाइनेंसिंग का आंसर, तो ये 3 अमाउंट, टोटल 6 अमाउंट होंगे आउटर कॉलम के अंदर बस, बाकी सारे अमाउंट इनर कॉलम में। करेंगे स्टार्ट। सबसे पहले तो ऑपरेटिंग के लिए मेरे को जानना होता है इस साल का प्रॉफिट कितना है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में कहीं प्रॉफिट के बारे में नहीं लिखा हुआ, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं शेयर होल्डर्स फंड्स में रिजर्व एंड सरप्लस का जो डिफरेंस है। लास्ट ईयर रिजर्व एंड सरप्लस में कितना पैसा पड़ा था? 1,10,000। अब कितना हो गया वो? 2 लाख, मतलब 9,000 इंक्रीज हुआ। इस साल हमने कमाया है 90,000। देख सकते हैं सर पूरे क्वेश्चन के अंदर रिजर्व नहीं है, टैक्स नहीं है, डिविडेंड नहीं है, तो इसको मैं नाम दे रहा हूं सीधा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्योंकि क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी टैक्सेशन नहीं है, कहीं पर भी डिविडेंड नहीं है, कहीं पर भी रिजर्व नहीं है, इसलिए इसको नाम दे रहे हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये मेरा पहला आंसर डायरेक्टली आ गया, लेकिन आंसर में इतना कॉलम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि इस बार ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं मांगी। ऑपरेटिंग मांगी होती तो 4 आंसर लिखता और कॉलम में 4 आंसर हाईलाइट करते। इस बार तीनों मांगी हैं तो ऑपरेटिंग का मेन आंसर ही हाईलाइट होगा। आनो से एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर ड्यूरिंग द ईयर अ पीस ऑफ मशीनरी ऑफ द बुक वैल्यू 80 वाज सोल्ड फॉर 65। कौन सी एक्टिविटी है? लिख लेते हैं सेल ऑफ मशीनरी। कितना अमाउंट? 80 के 65 ब्रैकेट लगाना है कि नहीं? इन्फ्लुएंसर ब्रैकेट नहीं लगेगा। अमाउंट लिख रहा हूं मैं इनर कॉलम में, आउटर कॉलम में फाइनल आंसर लिखूंगा बस। प्रॉफिट है क्या लॉस? बताइए, कितना टाइम लग रहा है सोचने में? प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट कैसे? लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 15,000। 80,000 की बुक वैल्यू 65 में सेल करा है, 15,000 रुपए का लॉस। सर तो डेप्रिसिएशन नहीं होगा? बुक वैल्यू में डेप्रिसिएशन होता है ऑलरेडी। बुक वैल्यू का मतलब ये होता है हमारी बुक्स में आफ्टर डेट ये वैल्यू बची।
आगे लिखा है डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन टेंजिबल एसेट्स ड्यूरिंग द ईयर 2 लाख। बताइए जी इन्वेस्टिंग का प्लस के माइनस कुछ भी नहीं। तो नॉन कैश ट्रांजैक्शन इन्वेस्टिंग में नहीं आएगा, ऑपरेटिंग में Add over. ऐड डेप्रिसिएशन 2 लाख, इसकी वजह से प्रॉफिट घट गया होगा, इसलिए इसको ऐड बैक करके बढ़ा दें। तो बैलेंस शीट के अंदर देखिए टेंजिबल एसेट्स, मशीन टेंजिबल एसेट का पार्ट होती है। लास्ट ईयर कितनी थी? 8 लाख, और हम डिडक्शन भी लगा दिया, सेल भी कर दी, तो खर्च जानी चाहिए थी, तो 11 लाख क्यों की बढ़ गई? इसका मतलब परचेज करेंगे। जानने के लिए देखते हैं वर्किंग नोट नंबर 1 मशीनरी अकाउंट। बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस कितना? 8 लाख। बैलेंस सीडी मतलब क्लोजिंग बैलेंस 11 लाख। बाय बैंक ब्रैकेट में सेल, ये हमने सेल करा है 65,000 में। बाय लॉस ऑन सेल 15,000, 80 वाली बेसिस 65 में 15,000 रुपए का लॉस। बाय डेप्रिसिएशन 2 लाख क्वेश्चन के अंदर गिवन, गेन तो मैंने तो लिखना ही नहीं है। टू बैंक ब्रैकेट में परचेज another bracket balancing figure। So balance 30,000, 580,000। इसका मतलब इस साल मशीनरी खरीदी हमने 5,80,000 की। कौन सी एक्टिविटी? Investing. ब्रैकेट लगाने का मन है कि नहीं? Yes, sir. ऑपरेटिंग क्या करना है इसका? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं करना सर। मशीन परचेज पीएनएल में नहीं आता, इसकी वजह से ना प्रॉफिट घटा होगा ना प्रॉफिट बढ़ा होगा, तो कोई इफेक्ट हमें रिवर्स नहीं करना। हमने कंप्लीट कर लिया जी एडिशनल इंफॉर्मेशन वाला काम। अब स्टार्टिंग से क्वेश्चन पढ़ना है। सबसे पहली आइटम दे रखी है सर शेयर कैपिटल। लास्ट ईयर कितने थे शेयर्स? 6 लाख। अब कितने हो गए? 7 लाख। इशू करेंगे रिडीम? इशू कौन सी एक्टिविटी? फाइनेंस। कितना अमाउंट? 1 लाख। 1 lakh. ब्रैकेट लगाना है कि नहीं? ये नहीं। इन्फ्लुएंसर पैसा आ रहा, ब्रैकेट नहीं लगाना। इशू ऑफ शेयर्स 1 लाख बिना ब्रैकेट। नेक्स्ट आइटम इतना प्लस हो चुका है। नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर लॉन्ग टर्म बोल लास्ट ईयर कितना था? 2 लाख। 2 लाख। अब कितना है? 3 लाख। 3 लाख। लोन लिया है कि चुकाया है? लिया है। प्रोसीड्स फ्रॉम लोन। ब्रैकेट लगाना है कि नहीं? नहीं लगाना सर। लोन ले रहे हैं, पैसा आ रहा, इन्फ्लो। सॉल्व कितना आंसर आएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 3,05,000। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 3,05,000। बताइए ट्रेड पेबल बढ़ रहे हैं कि कम हो रहे हैं? बढ़ रहा है। 25 से 30 हो गए। इंक्रीज इन ट्रेड पेबल 5,000। ब्रैकेट लगाना है कि नहीं? नहीं लगाना। सब पॉजिटिव रिलेशन विद करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी बढ़े तो बढ़ाओ। अब एसेट्स पर आ गया।
एसेट्स के अंदर पहली आइटम टेंजिबल एसेट ये हो चुका है। उसके बाद इन्वेंटरीज 60 से 70 हो गई, इंक्रीज है कि डिक्रीज है? Increase है sir. इंक्रीज इन इन्वेंटरी कितना? 10,000 ब्रैकेट लगाना है कि नहीं? सर करंट एसेट्स के साथ नेगेटिव रिलेशन बढ़े तो घटाओ। ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्रीज है कि डिक्रीज? डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स ब्रैकेट लगाना है कि नहीं? नहीं लगाना सर। नेगेटिव रिलेशन विद करंट एसेट घटे तो बढ़ाओ। क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। और ज्यादा टाइम वाला क्वेश्चन है? बिल्कुल नहीं। 10 मिनट में नहीं हो सकता एग्जाम में, पक्का हो सकता 10 मिनट पक्का हो सकता इससे ऐसे एक्सपेरिमेंट 2 दे रखी थी कि मशीन सेल करेगी और डेबिट लगाया हुआ है, मैक्सिमम 3 आ जाएगी बस। इससे ज्यादा क्या आता है? चलिए क्वेश्चन में क्योंकि टैक्स नहीं है तो जो हमारा आंसर आने वाला है वो फाइनल आंसर होगा। Related 1000. हाँ कितना बताया? Related 1000. कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। मैंने आंसर तीनों दे रखे हैं हर एक क्वेश्चन के अंदर। घर पे जितने मैक्सिमम हो सके आप ट्राई कर सकते हो। क्वेश्चन वन कंप्लीट कराने के बाद मैं तो मैक्सिमम कराऊंगा ही, बाकी जितना आप लोग ट्राई करना चाहो कर सकते हो। नोट्स की वजह से बेटर है कि आप पीएस वाले क्वेश्चंस करो क्योंकि तो मैक्सिमम मैं कराऊंगा ही। तो आप घर पे जो क्वेश्चंस करो वो पीएस वाले करो, ये वाले नहीं। चलिए नेक्स्ट आंसर निकालें। भाई मैंने इसमें पीछे रखे एक्स्ट्रा क्वेश्चन एक बार निकालो पेज 236 पर 236 236 ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन को प्रैक्टिस लिखा हुआ है इस पर। ये 7 क्वेश्चन है, ये होमवर्क वाले ही हैं, ये आप लोग ट्राई कर सकते हैं, डाउट है तो पूछ सकते हैं। बाकी उससे पहले क्वेश्चन तो मैं कराऊंगा। चलिए इन्वेस्टिंग आंसर बताएं फटाफट से। 5,15,000 ब्रैकेट में कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग आंसर आ रहा है सर 2 लाख पॉजिटिव कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब तीनों आंसर को ऐड करके बताओ माइनस का 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes sir. तीनों आंसर का माइनस का 7 आ रहा है तो हमारा तसल्ली हो जाएगी, आंसर ठीक कर रखना है। नहीं आ रहा तो फिर गड़बड़ करेंगे ऑपरेट। क्लियर हो गई ये बात? चलिए जितने कराए हैं उसको रिवाइज करके